हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 18 मई 2024 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्ट्रोलैब किस प्रकार का यंत्र था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्षांश बतलाने वाला। एस्ट्रोलैब अक्षांश बतलाने वाला यंत्र है और इसका उपयोग खगोल विज्ञान में नक्षत्रों के वेद के लिए एक चक्र यंत्र द्वारा किया जाता था। इस यंत्र का निर्माण प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता हिप्पार्कस ने किया था और इन्होंने प्रथम बार बराबर दूरी पर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल पर मानचित्र बनाया था और सबसे पहले हिप्पार्कस ने ही वृत्त को 360 अंशों में विभक्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, जमोरिन कहाँ का राजा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीकट का। जमोरिन कालीकट का राजा था और कालीकट दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह था और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जब 17 मई या 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा तब यहाँ के राजा जमोरिन ने ही उसका भव्य स्वागत किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल मजीद ने। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने बताया था और वास्को डी गामा का जन्म साइनेस पुर्तगाल में हुआ था और वह एक खोजकर्ता एवं व्यापारी था। 1498 ईस्वी में अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए वह भारत पहुंचा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई थी। अमेरिका में चर्च और राज्य के बीच पृथककरण प्रथम संविधान संशोधन के स्थापना खंड तथा मुक्त अभ्यास खंड के तहत स्थापित किया गया है और इस व्यवस्था में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी संस्थान किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा देगा और न ही समर्थन देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। पहली बार 13 उपनिवेशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका नामक राष्ट्र का निर्माण किया और अमेरिका में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू होने के साथ साथ पहली बार लिखित संविधान भी लागू किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1848 में। 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासकों ने प्रारंभ किया था। 18वीं शताब्दी में दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के भय के कारण नेशनल असेंबली ने कोई भी कानून पारित नहीं किया था और 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से दासों के उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव पास किया था, किंतु 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दिया और लंबे संघर्षों के पश्चात फ्रांस ने अंततः 1848 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कानून पारित कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। 1917 ईस्वी में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया।
1917 ईस्वी में रूस में जार के निरंकुश शासन के खिलाफ लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने क्रांति शुरू कर दिया था और इसके अतिरिक्त खाद्य एवं संसाधनों की कमी के कारण जनता में फैल रहे असंतोष ने क्रांति को बढ़ावा दिया और अंत में आंतरिक विद्रोह की स्थिति में रूस ने स्वयं को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत 1945 में हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद जर्मनी तथा जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने की घोषणा कर दी गई और औपचारिक रूप से 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जर्मनी एवं जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समाप्त हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की सेराजेवो में बोस्नियाई नागरिक गैव्रित्यो प्रिंसेप द्वारा हत्या कर दिया जाना था। इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दिया और इसके बाद एक देशों ने एक दूसरे के समर्थन या विरोध में युद्ध की घोषणा की और इस तरह एक छोटा सा हत्याकांड एक बहुत बड़े विश्वव्यापी युद्ध में बदल गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता एडोल्फ हिटलर था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर ने अपने जीवन की शुरुआत एक फौजी के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होकर की थी और 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली थी और धीरे धीरे उसने पार्टी पर अधिकार कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया और इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सरहुल डैश ऋतु के दौरान मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बसंत ऋतु। सरहुल बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। यह मुंडा जनजाति का पर्व है और इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। इस पर्व में साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बुधु भगत। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था और इस विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत ने किया था। यह विद्रोह बाहरी लोगों द्वारा भूमि और जल पर अधिकार करने तथा आर्थिक शोषण करने के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ज्वार, बाजरा और रागी ये तीनों ही मोटे अनाज हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुंडाधुर। आदिवासी नेता गुंडाधुर ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया। बस्तर क्षेत्र में गोंड, दुखा, भतरा जैसी आदिवासी जनजातियां निवास करती थी और 1878 में अंग्रेजों ने भारतीय वन कानून लागू कर दिया। इसमें वनों को आरक्षित, संरक्षित तथा ग्राम वन के रूप में विभाजित किया गया था। आरक्षित वन सीधे सरकार के नियंत्रण में था और यहाँ पर आदिवासियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। अतः जंगलों या वनों में रहने वाली आदिवासी जातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 15, डैश वह समय था जब नए आविष्कारों के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हरित क्रांति। हरित क्रांति वह समय था जब नए आविष्कारों के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है और जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है और इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 12%। भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का 12% भाग तिलहन से आच्छादित है। मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल। चावल खरीफ फसल का उदाहरण है, जबकि गेहूं, चना, मटर रबी की फसल के उदाहरण है। और भारत की उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं, पहला खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। खरीफ की फसल अधिकतम दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें शामिल हैं, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और अरहर। और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है और इस समय कम तापमान, शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों की बुवाई होती है। इस वजह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चाय। चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है, जो एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित था और राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान किया गया था और इसकी मुख्य आधिकारिक भाषा फ्रेंच, अंग्रेजी एवं स्पेनिश है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, रूमानियतवाद को संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक आंदोलन। रूमानियतवाद सांस्कृतिक आंदोलन को संदर्भित करता है। यह आंदोलन पुनर्जागरण के बाद प्रारंभ हुआ था। इसमें तर्क एवं बुद्धि के स्थान पर भावना, कल्पना और व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया गया। इस आंदोलन में प्रकृति की सौंदर्य, शक्ति और रहस्य पर जोर दिया गया और रूमानियतवाद ने अनेक नए साहित्यकार, कलाकार एवं संगीतज्ञ उत्पन्न किए। फिर क्वेश्चन नंबर 22, प्रशिया में किसे जंकर्स कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बड़े जमींदारों को। प्रशिया में जंकर्स बड़े जमींदारों को कहा जाता था और बड़े जमींदार कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी और वे प्रशिया एवं जर्मनी के सैन्य, राजनीति एवं कूटनीतिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोप। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप से प्रारंभ हुआ था। वर्साय एवं पेरिस की कठोर एवं अपमानजनक संधियों ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, यूएसएसआर और जर्मनी के बीच युद्ध कब शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जून 1941 को। यूएसएसआर और जर्मनी के बीच 22 जून 1941 को युद्ध शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने से पूर्व 23 अगस्त 1939 को मोलोटोव रिबेट्रॉप संधि यूएसएसआर और जर्मनी के मध्य हुआ था। किंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ होने के पश्चात हिटलर की महत्वाकांक्षाओं ने जून 1941 को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और इस युद्ध के कारण यूएसएसआर एवं जर्मनी के मध्य कटुता आ गई और परिणाम स्वरूप 1945 में जर्मनी को पराजय का सामना करना पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1885 में और इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा लोकप्रिय रूप से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सभी भारतीय का ध्यान ब्रिटिश द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण की ओर खींचा और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 28, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1919 में। पेरिस शांति समझौता 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंस्क्यू ने किया था। इसका उद्देश्य फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शांति की शर्तें तय करना था, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ समझौता किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, G77 की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1964 में। G77 की स्थापना 15 जून 1964 को संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास के मुद्दे पर आयोजित प्रथम सम्मेलन के दौरान किया गया था। इसमें 77 देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और इसका प्रमुख उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अपने सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और विकासशील देशों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना था। और वर्तमान में G77 में 134 देश शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है और जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF की योजना बनाई गई और यहीं से ये प्रस्ताव भी किया गया और 1 मार्च 1947 को वित्तीय परिचालन इसका शुरू किया गया। IMF का प्रमुख उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विस्तार और संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना और अपने सदस्यों के बीच विनिमय व्यवस्था बनाए रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक यूरोपीय प्रबंध एजेंसी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एंड्रयू यूल। एंड्रयू यूल एक यूरोपीय प्रबंध एजेंसी थी। 1863 में एंड्रयू यूल द्वारा स्थापित इस कंपनी ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों से व्यापारी ग्रामीण इलाकों में चले गए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए किसानों और कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने के लिए धन की आपूर्ति करने। फिर क्वेश्चन नंबर 35, पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बॉम्बे। पहली सूती मिल बॉम्बे में स्थापित की गई थी, वो भी 1854 में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1854 में जो सूती मिल की स्थापना की गई थी वो पहली सक्सेसफुल मिल थी। इससे पहले एक मिल स्थापित की गई थी 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास, जो कि असफल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन में कोलकाता और मुंबई दोनों दिया गया है तो कोलकाता हमारा सही जवाब होगा। क्योंकि दिए गए ऑप्शंस में कोलकाता ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से हमने ऑप्शन ए मुंबई को इसका सही आंसर माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग
1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दरभंगा। लक्ष्मी सागर झील दरभंगा जिला में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है और इसका उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है और इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में विस्तृत है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है और सिमलीपाल को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 2001 में मयूरभंज हाथी रिजर्व की स्थापना ओडिशा राज्य सरकार द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य भाग सिमलीपाल अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र के अनुरूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, भारत को कितने प्रमुख भौतिक प्रभागों में विभाजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठवां है द्वीप समूह। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनस्पति और वन्य जीवन के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तापमान, ऊंचाई और वर्षा, ये तीनों ही भारत में वनस्पति और वन्य जीवन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की औसत संख्या को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की औसत संख्या को संदर्भित करने के लिए जनसंख्या घनत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है और गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पैमाने में अंश दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मानचित्र दूरी। पैमाने में अंश मानचित्र की दूरी को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिनिधि अंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय पैमाना। प्रतिनिधि अंश अंतर्राष्ट्रीय पैमाना के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, सादा पैमाना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्राफिकल पैमाना। सादा पैमाना ग्राफिकल स्केल या मापनी के नाम से भी जाना जाता है और आलेखी मापनी मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला सरल मापनी, दूसरा तुलनात्मक मापनी, तीसरा विकर्ण मापनी और चौथा विशिष्ट मापनी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाखों वर्ष। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं
जो उनके गठन के लिए लाखों वर्ष लेते हैं। और गैर नवीकरणीय संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वह एक बार के प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार एस्टेट में पूछे गए सोशल साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।